हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन और इसमें आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये नीट के नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नीट के नहीं है, ये आपके टीजीटी और पीजीटी के है। जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि ये टीजीटी और पीजीटी आपके टीचर्स के लिए होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, बायोलॉजी टीचर्स जो अप टू 10th और अप टू 12 के लिए होते हैं, ये पीजीटी होते हैं, और अप टू 10 जो होते हैं वो टीजीटी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं रहेंगे, इसको आपको ज़रूर देखना है। ये बिल्कुल ओवरऑल हार्ड ही क्वेश्चन के कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। हमने इसको इसलिए कलेक्ट किया है ताकि आपके एम्ब्रियोलॉजी ही चल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी से मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किया था और उसके प्रीवियस ईयर ही नीट के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो अभी ये नीट के तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये मैक्सिमम आपके नीट के पूछे जाएंगे और दूसरी तरह से पूछे जाते हैं। आप जिसको जब देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हमने क्वेश्चन की जो एनालिसिस किया उससे हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है। तो एटलीस्ट आपको जो है थोड़ा सा अपने हायर लेवल के क्वेश्चन को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि 25% क्वेश्चन नीट में भी बहुत हार्ड लेवल के होते हैं। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ आपके मैंने बताया कि आप अपने साथ एक पेन कॉपी लेकर के बैठिए ताकि आप अच्छे से इसको नोट्स बना सकें, क्योंकि हम जब क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं तो जो चारों ऑप्शन रहते हैं 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शन रहते हैं सबकी हम बारी बारी से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व इन फॉसिल्स। तो जो ऑन गोइंग स्टूडेंट है वो भी और जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी जानते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पॉलन ग्रेन, क्योंकि फंगी और एल्गी में ऐसा कुछ होता नहीं जिससे वो फॉसिल्स में प्रिजर्व हो जाए। तो आपको जानना ही है कि पॉलन ग्रेन में ऐसा क्या होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। जब आप पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं और उसके बाहर जो है ये एग्जाइन वाला जो वॉल है, एग्जाइन की वॉल की स्टडी करते हैं, तो आपको पता क्या चलता है, आपको पता ये चलता है कि एग्जाइन वॉल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, और ये स्पोरोपोलेनिन जो है हार्डेस्ट एवर नोन ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अब तक जितने ऑर्गेनिक मटेरियल डिस्कवर है उसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल स्पोरोपोलेनिन होता है। इसी कारण फॉसिल्स में भी ये पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व होकर रहता है। ये पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं इवन दो from the adverse condition, if the temperature is high, if the alkaline or the moisture or humidity everything, then the pollen grain never harm with the help of sporopollenin। तो sporopollenin pollen grain को क्या करता है, बचा के रखता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू विच पॉलन ग्रेन रिमेन सेफ इटसेल्फ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉलन ग्रेन का स्पोरोपोलेनिन, ये हार्डेस्ट नोन एवर मटेरियल, यानी किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन को ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है। चलो आगे आते हैं, टीजीटी 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the ovule in which micropyle lies at one end while chalaza and hilum at opposite end is called। देखो आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताए गए होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके अनटच हैं और वो जनरली जो है छूट जाता है आपका, क्योंकि आपके पास कोई टिप्स नहीं होता है, कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको मैं एक बार बता दूं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल थोड़ा थोड़ा मैं इसको सिखा दूं आपको, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो जान सकते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में जो कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है वो कॉमन टाइप ऑफ होता है। ठीक है, और 82% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल ही होता है। ये आपको जान लेना है कि कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब हम आपको बता दें कि एनाट्रोपस, एना मतलब होता है अप, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे जो आप जनरल कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल बनाए हैं इस तरह से अब तक बनाते आए हैं, ये वाला ओव्यूल ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। यहाँ पे चैलजा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइक्रोपाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइलम। तो चैलजा एक साइड में, माइक्रोपाइल और हाइलम एक साइड में होता है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल की खास बात होती है। चैलजा on one side, micropyle and hilum on the other side, while the normal ovule and normal embryo sac and normal ovule, यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में कोई कहीं से कोई कर्वेचर या फिर कहीं से कोई बेंडिंग नहीं होता है। तो आपको ये जानना है कि चैलेजा एक साइड में होता है और माइक्रोपाइल एक साइड में होता है। बस इतना जान लीजिए कि एमपी के चने, ट्रिक मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिए आप, एमपी के चने ऐसे लिखेंगे,
MP, उसके बाद CHAN लिख देंगे, तो AN से क्या हो जाएगा एनाट्रोपस, CH का मतलब होता है चैलेजा, और एरो का मतलब क्या हो जाएगा, एरो का मतलब अवे हो जाएगा, और MP का मतलब हो जाएगा माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल जो होता है ये थोड़ा सा अवे होता है किससे, चैलेजा से। ठीक, और हाइलम भी माइक्रोपाइल के साथ होता है। तो इस कंडीशन में आपकी जो ऑप्शन है यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहीं ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हम लोग जान गए हैं। ये एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि चेलेजा एक साइड में होता है और माइक्रोपाइल और हाइलम एक साइड में होता है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि माइक्रोपाइल एक साइड में होना चाहिए, चेलेजा और हाइलम एक साइड में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में ये इसका तो आंसर कतई नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये कतई नहीं होगा। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप्स ऑफ ओव्यूल नोट कर लीजिएगा। तो एनाट्रोपस ओव्यूल मैक्सिमम यानी कि 82% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। ठीक है, चलो अगला है हमारा, जान लेते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। ऑर्थ्रोस मीन्स होता है, ऑर्थ्रोस मीन्स होता है स्ट्रेट। ठीक है, ऑर्थ्रोस मीन्स होता है स्ट्रेट। देखो एक होता है ARTH, ये भी बायोलॉजी के वर्ड है और ये भी बायोलॉजी के वर्ड है। इसका मतलब होता है ARTH का मतलब होता है ज्वाइंटेड। ठीक, और ORTH का मतलब होता है स्ट्रेट, ये आपको जान लेना है। ठीक है, चलो आते हैं इसको बता देते हैं। एक्चुअल में एक कुछ ऐसे भी ओव्यूल होते हैं जिसमें क्या होता है हाइलम नीचे की तरफ होता है, मतलब एक साइड में होता है, नीचे तो नहीं मानेंगे, और ऊपर से डायग्राम बना रहे हैं तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये ऐसे ओव्यूल, ऐसे इस तरह के ओव्यूल होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइलम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये चलाजा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल। इसका मतलब क्या होगा कि चलाजा एंड हाइलम ऑन द अदर साइड वाइल द माइक्रोपाइली इज लाइज ऑन वन साइड, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइली एक साइड में, चलाजा हाइलम एक साइड में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हो जाएगा। इसको आपको जान लेना है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि माइक्रोपाइल एक साइड में और चलाजा हाइलम एक साइड में। एक ट्रिक दे दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, हाई कोट ऐसे लिखना है, हाई कोट, हाई कोट। इस ORT का मतलब हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस, और HC का मतलब हो जाएगा हाइलम चलाजा, यानी हाइलम चलाजा एक साइड में अगर हो, एक साथ हो, टुगेदर हो, तो ये ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। बस ये नहीं जानना है कि M कहाँ, M मतलब माइक्रोपाइल। जब हाइलम चलाजा एक साइड, देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, हाइलम चलाजा माइक्रोपाइल, या तो हाइलम चलाजा एक साइड में हो माइक्रोपाइल अलग हो, या फिर माइक्रोपाइल और चलाजा एक साइड में हो हाइलम अलग हो, या फिर हो जाएगा माइक्रोपाइल चलाजा, ये आपका माइक्रोपाइल और हाइलम एक साइड में चलाजा अलग अलग हो। तो ये इसी बेस पे इसको रखना है। ठीक है, तो ये आपका जब माइक्रोपाइल थोड़ा सा दूर हो और हाइलम चलाजा एक साइड में हो तो ये ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जब हाइलम और माइक्रोपाइल एक साइड में और चलाजा दूर हो तो ये हो जाएगा एनाट्रोपस हो जाएगा। तो ऑर्थोट्रोपस का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीगोनम। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस का जो एग्जाम्पल है वो कभी कभी पूछ देता है, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम, GONUM, पॉलीगोनम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये आप आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करेगा। यूट्रिकुल, जितने भी यूट्रिकुलेसी फैमिली के हैं, आके आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, यूट्रिकल स्पिनैच वगैरह इसमें आते हैं, पीपरेसी ये भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो ये सब जो है एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपकी ऑर्थोट्रोपस के एग्जाम्पल है। तो एनाट्रोपस आपने पढ़ लिया, ऑर्थोट्रोपस पढ़ लिया। अभी भी हमारा आंसर तो पकड़ में आ गया होगा आई थिंक। माइक्रोपाइल एक साइड में, चलाजा और हाइलम एक साइड में हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आप ट्रिक बना लीजिएगा। अब आते हैं एम्फीट्रोपस। देखो एम्फीट्रोपस जो होता है नॉर्मल टाइप ऑफ ओव्यूल होता ही नहीं है। ठीक, एम्फीट्रोपस जो होता है वो नॉर्मल टाइप ऑफ ओव्यूल नहीं होता है। और इसमें किस टाइप के ओव्यूल होते हैं, इसमें एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों क्या होता है, दोनों जो होता है थोड़ा सा कर्व होता है। ये आपका एग्जाम में आता है, ये नॉर्मल टाइप ऑफ ओव्यूल नहीं है, यानी कि एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो, एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो और प्लस ओव्यूल भी कर्व हो, ये दोनों क्या हो, कर्व हो। तो जब ये दोनों कर्व होगा तो क्या आ जाएगा, एम्फीट्रोपस। एम्फी मीन्स होता है बोथ। ठीक है, क्या बोथ, एम्ब्री, देखो जो मेन कंपोनेंट होता है ओव्यूल का वो होता है ओव्यूल इटसेल्फ एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, और ओवरऑल ओव्यूल भी कर्व हो। आप ऐसे डायग्राम से फेमिलियर होंगे, इस तरह का डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन चला जाए। इस तरह का ओव्यूल होता है, तो ये आपका ओव्यूल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा,
एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक भी कर्व है और ओव्यूल भी कर्व है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फीट्रोपस ओव्यूल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम ये सब साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, एक जगह होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एम्फीट्रोपस हो जाएगा, ठीक है। तो एम्फीट्रोपस का कॉन्सेप्ट देख लिया, ऑर्थोट्रोपस का और एनाट्रोपस का। ऑर्थोट्रोपस में नॉर्मल ओव्यूल, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, एनाट्रोपस में नॉर्मल ओव्यूल, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, और एम्फीट्रोपस में क्या हो जाएगा, ये एबनॉर्मल एम्ब्रियो सैक यानी कि कर्व एम्ब्रियो सैक, और एबनॉर्मल ओव्यूल यानी कि कर्व ओव्यूल, ठीक है। अब आते हैं कंपाइलोट्रोपस को भी एक बार देख लेते हैं। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है कि ओव्यूल तो बेंट होता है, थोड़ा सा ओव्यूल बेंट होता है, कर्व होता है, बट और जो उसका एम्ब्रियो सैक होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा, ये इसमें तीनों साथ साथ होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल एम्ब्रियो होता है बट एबनॉर्मल ओव्यूल होता है। ओव्यूल थोड़ा सा कर्व होता है और एम्ब्रियो सैक जो है नॉर्मल होता है। और पिछला पिछला क्या था, कंपाइलोट्रोपस में दोनों कर्व थे, एम्ब्रियो भी कर्व था, ओव्यूल भी कर्व था, और साथ साथ जो है इसमें भी कंडीशन वही था, और कंपाइलोट्रोपस में भी कंडीशन वही था, हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा साथ साथ थे। और इसमें भी जो आपका एम्फीट्रोपस था इसमें भी हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा साथ साथ थे। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है कि कंपाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल था, ओव्यूल है, अभी कंपाइलोट्रोपस की जो भी स्टडी कर रहे हैं, कंपाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल है वो बेंट है, और जो एम्ब्रियो है वो नॉर्मल है, ठीक। एक और तरह का ओव्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हेमीट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा हेमीट्रोपस। इसमें क्या होता है, इसमें जो चलाजा होता है, चलाजा वो हाइलम, ठीक है, चलाजा नहीं बल्कि आपका जो हाइलम होता है, ठीक, जो हाइलम होता है, हाइलम वो चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में होता है, ठीक है। ये आपको जानना है कि व्हेन द हाइलम इज प्लेस्ड इन बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल द कंडीशन इज नोन एज हेमीट्रोपस, ठीक है, हेमीट्रोपस। और ये ब्रेसिकेसी यानी सरसों जो आप पढ़े हैं, रेननकुलेसी यानी रेननकुलस के बारे में आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, और उसी फैमिली में ये कॉमन होते हैं। इसमें नॉर्मल ओव्यूल, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक होता है। डायग्राम आप फेमिलियर हैं, थोड़ा सा हिंट के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका एम्ब्रियो सैक है और ये आपका ओव्यूल है, इस तरह से ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आपका चलाजा है, ठीक है, ये आपका हाइलम है, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइलम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, चलाजा, और ये हो जाएगा माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में क्या है, हाइलम है, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में रहता है, इस तरह से रहता है। डायग्राम मैं दोबारा से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाइलम, ये क्या हो जाएगा चलाजा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल। तो जब हाइलम जो है चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं हेमीट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस। और एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, पीएमटी के जितने भी एग्जाम है मैक्सिमम उसमें आ चुके हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं सरसिनोट्रोपस क्या होता है। सरसिनोट्रोपस में क्या होता है कि पूरा जो है ये एक सर्कल बना लेता है, इस तरह से ओव्यूल इस तरह से एक सर्कल बना लेता है, यानी ओव्यूल कर्व होता है, बट एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो सैक वो नॉर्मल होता है। ओव्यूल पूरा सा सर्कुलर होता है और एम्ब्रियो जो होता है वो कर्व होता है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, हालांकि सबके बारे में हम लोग जान लिए, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है कि ये आपका माइक्रोपाइल एक साइड में होता है, चलाजा और हाइलम दूसरे साइड में होता है। और इसमें क्या होता है, चलाजा एक साइड में होता है, माइक्रोपाइल दूसरे साइड में होता है, नॉर्मल नॉर्मल ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि एम्ब्रियो कर्व होता है और जो ओव्यूल होता है वो भी कर्व होता है, ठीक है। और जबकि हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा साथ साथ होते हैं। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है, हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा तीनों साथ साथ होते हैं, लेकिन इसमें ओव्यूल थोड़ा सा कर्व होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड। जब सिनर्जिड्स और एंटीपोडल यानी कि आपका जो कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो जितने भी एम्ब्रियो सैक के पार्ट हैं, अगर उसमें से कोई भी एबनॉर्मल जो है माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बना रहा है,
ठीक है, एम्ब्रियो बना रहा है, सॉरी एम्ब्रियो बना रहा है, तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनेगा और उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, अगर यही जो है यहाँ पे आपका इंटेगुमेंट दे देता तो आपका पॉली एम्ब्रियोनी वाले कंडीशन में, देखो ये पॉली एम्ब्रियोनी ये भी एपोमिक्सिस का पार्ट है और एपोस्पोरी भी एपोमिक्सिस का पार्ट है, लेकिन चूंकि सिनर्जिड्स का कंडीशन दे दिया है इसलिए हम डायरेक्ट जो है एपोमिक्सिस लिख देंगे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आते थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लें। एपोस्पोरी क्या होता है इसके बारे में आप जानते होंगे। एपोस्पोरी जब सिंगल न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो बनाता है, व्हेन सिंगल न्यूसेलस सेल फॉर्म द एम्ब्रियो देयर विल बी द एपोस्पोरी। ठीक है, एपोगैमी एक होता है, एक पढ़े होंगे, ये इसमें नहीं है। एपोगैमी में क्या होता है, जब दो सिनर्जिड्स के सेल आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। एक डिप्लोस्पोरी का कंडीशन होता है, जब मेगास्पोर मदर सेल जो है ये एम्ब्रियो बनाता है। जल्दी जल्दी इसको समझा दे रहे हैं। और जब ढेर सारे इंटेगुमेंट के सेल, न्यूसेलस के सेल आपस में जुड़ के या फिर जैसे भी माइटोसिस करके ढेर सारा एम्ब्रियो बनाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एम्फोमिक्सिस ये जनरल टाइप ऑफ सिंग, एम्फीमिक्सिस है जनरल टाइप ऑफ सिंगेमी को बोलते हैं, व्हेन डिफरेंट गैमेटिक constituents fuse to form the zygote and later to form the embryo, there will be the amphimixis। इन चीज़ों को सबके बारे में आपको जान लेना है, नहीं तो आगे नेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेल्योर ऑफ मियोसिस, सेक्सुअल यूनियन अगर ना हो यानी कि सिंगेमी ना हो और मियोसिस फेल हो जाए तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, ये इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, सेक्सुअल यूनियन ना हो, अगर सेक्सुअल यूनियन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, और सेक्सुअल यूनियन हो ना हो और मियोसिस, ठीक है, ना हो उसमें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। मियोसिस की जगह पे माइटोसिस और सेक्सुअल यूनियन भी हो तो उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। एन आइसोस्पोरी जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं और एन आइसोगैमी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनते हैं। इन चीज़ों के बारे में, सबके बारे में आपको जान लेना है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ अ टेट्राप्लॉइड प्लांट फर्टिलाइज विथ डिप्लॉयड प्लांट द एंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी, कह रहा है कि ऐसा पॉलन ग्रेन जो टेट्राप्लॉइड से डेवलप हो रहा हो, टेट्राप्लॉइड प्लांट से डेवलप हो रहा है, वो अगर किसी दूसरे पॉलन ग्रेन, दूसरे किसी प्लांट पे लैंड करके फर्टिलाइजेशन करता है और एंडोस्पर्म भी बनाता है और साथ साथ जो है एग, जो आपका एम्ब्रियो भी बनाता है, तो उसमें एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछ रहा है। यानी कि आपको जानना है कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट जो ये है वो उसकी प्लॉइडी है टेट्राप्लॉइड और दूसरा प्लांट क्या है वो डिप्लॉयड है। कह रहा है कि इसका पॉलन ग्रेन इस पे जा रहा है तो इससे जो सेंट्रल सेल बनेगा, सेंट्रल सेल नहीं बल्कि एंडोस्पर्म बनेगा, ये एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। तो आपको पता है कि एंडोस्पर्म बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल सेल की जरूरत पड़ती है और पॉलन ग्रेन के एक न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। यानी कि सीधे सीधे बात कर लें कि पॉलन ग्रेन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जितना होता है उतने ही उसके दोनों न्यूक्लियस बाद में डिवाइड करके उतने उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, अभी आते हैं इसको सॉल्व करा देते हैं। देखो अगर टेट्राप्लॉइड है तो ये 4n होगा, कितना होगा 4n। इससे बनने वाले पॉलन ग्रेन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 2n। अभी आते हैं जो डिप्लॉयड प्लांट है उससे जो एग सेल बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होगा, लेकिन सेंट्रल सेल जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही होगा जितना कि मेन पेरेंट्स में होगा। तो ये सेंट्रल सेल के क्रोमोसोम हो गए, ये पॉलन ग्रेन्स के एक न्यूक्लियस के क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल सेल का एक न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस और पॉलन ग्रेन के एक न्यूक्लियस मिल करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एंडोस्पर्म। तो ये 2n और 2n मिल करके क्या बना लेंगे 4n। यानी कि पॉलन ग्रेन, ये जो टेट्राप्लॉइड प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स निकल के डिप्लॉयड प्लांट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनाएगा वो क्या होगा, वो भी खुद अपने आप में टेट्राप्लॉइड होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4n। इस टाइप के क्वेश्चन को एक नीट के क्वेश्चन में हमने सॉल्व कराया था। तो आपको दिमाग ये रखना है कि टेट्राप्लॉइड प्लांट 4n को बोलते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो जाएगा। डिप्लॉयड प्लांट पे फर्टिलाइज कर रहा है लेकिन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछ रहा है। अगर यही जो है जाइगोट की प्लॉइडी पूछता तो क्या होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ता 2n + n, तो ये जाइगोट की प्लॉइडी वहाँ पे 3n हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 2n +
2n हो जाएगा। सेंट्रल सेल की का कंडीशन बिल्कुल सिमिलर होता है, तो ये 4n क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी के लिए होगा। ठीक है, सिनर्जिड्स की प्लॉइडी वहाँ पे क्या होगी, सेम होगी, n होगी। तो अभी आगे आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ग्रेन्स इन वीट। कह रहा है कि एक वीट के दाने को बनाने के लिए, ठीक है, एक वीट में 200 वीट के सीड को बनाने के लिए कितने मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये नीट वाले भी देखें, नीट वाले भी, ठीक है, साथ साथ टीजीटी पीजीटी के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखें अच्छे से। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि चाहे वो सीड, चाहे वो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो, चाहे वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, एक फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में, ठीक है, सबके लिए मियोसिस उतना ही जरूरी है। ठीक है, अभी आते हैं सीड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। अगर कहीं सीड बन रहा है प्लांट में, तो उसके लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमको जाइगोट की। ठीक है, सीधी सी बात, अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो सीड में ही बना रहता है। तो जाइगोट हमेशा किससे बनता है इसको जानना है कि पॉलिन ग्रेन से बनता है और प्लस एक एग सेल फ्यूज होता है तो जाइगोट बनाता है। यानी कि एक पॉलिन ग्रेन और एक जो है एग सेल, एक पॉलिन ग्रेन और एक एग सेल बनाने के लिए हमको ये जो एक पॉलिन ग्रेन अगर एक एग सेल ये दोनों फ्यूज होगा तो एक जाइगोट बनेगा और एक सीड बनेगा। तो इसको आप ऐसे समझिए, 1 पॉलिन ग्रेन प्लस 1 एग सेल इज इक्वल टू 1 सीड। बस इसको ऐसे समझिए, 1 पॉलन ग्रेन 1 एग सेल एंड 1 सीड। तो सीधी सीधी बात है कि 200 पॉलन ग्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी 200 पॉलन ग्रेन अगर फ्यूज होगा किससे, 200 किससे, एग सेल से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 200 सीड बनेगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 200 पॉलन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 सीड बनाने के लिए हमको कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमारा आंसर क्या है, आंसर अभी आया नहीं है, अभी बस इतना हम जाने हैं कि 200 सीड बनाने के लिए हमको 200 पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है और 200 एग सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या बनता है, 200 जाइगोट, 200 एम्ब्रियो और 200 सीड। अभी आपको ये जानना है कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। पॉलन ग्रेन बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक है, लिसन, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक बार मियोसिस होता है, एक बार मियोसिस हो तो कितने बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, ये सबको पता है। एक बार अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर एक है तो एक बार मियोसिस होगा तो 4 जो है क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो अभी आपको 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। सीधी सीधी बात है कि अभी आपको क्या जानना है, अभी आपको जानना है कि 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। बस इतना जान लीजिए कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। लिसन, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक, तो सब में अगर एक बार मियोसिस हो जाए, ठीक, सब में एक बार मियोसिस हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एक बार सब में हो जाए, यानी 50 टाइम, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 50 बार जो है मियोसिस होगा उसमें। ठीक है, तो ये आपके 200 क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक एक करके सब में बारी बारी से मियोसिस होगा तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है तो 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल 200 पॉलन ग्रेन बना लेंगे। तो 50 बार माइक्रोस्पोर मदर सेल में पॉलन ग्रेन बनाने के लिए होगा। ठीक है, तो 200 आपको जान लेना है कि 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, 50 टाइम। ठीक, तो अभी आपको सिर्फ पॉलन ग्रेन का तरीका मालूम चला है। अभी आते हैं, अभी एक एग सेल बनाने के लिए, लिसन, एक एग सेल बनाने के लिए क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करता है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस में डिवाइड करता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से 3 क्या होता है, डी जनरेट होता है तो एक जो है एक एग सेल बनता है। क्लियर है ना, एक एग सेल उसमें एम्ब्रियो सैक में बना रहता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस होगा तो कितने एग सेल बनेंगे, एक एग सेल बनेंगे, क्योंकि इसमें से 3 जो है डीजनरेट होते हैं। ये ऐसा पॉलन ग्रेन में नहीं होता है। ठीक है, तो वो मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। ये पहले मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और उसके बाद क्या होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। पॉलन ग्रेन में सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होकर रह जाता है। तो यानी कि
कुल मिला के कहने का मतलब है कि जितनी बार एग बनेगा उतनी बार मियोसिस होगा। तो अभी आपको ये जानना है कि 200, ठीक है, 200 एग सेल बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है कि अगर 200 एग सेल बना रहा है तो उसमें 200 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल मियोसिस की कितनी जरूरत पड़ेगी, टोटल मियोसिस 200 एग सेल के लिए और 200 और 50 जो है पॉलन ग्रेन के लिए, यानी कि 250 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी 200 सीड बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि 200 पॉलन ग्रेन और 200 एग सेल बनाने के लिए 250 बार मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 250। वीडियो को दोबारा तिबारा आप रिकैप करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यही वैल्यू बदल जाता है और ये चीज़ आपका कंफ्यूज कर देता है। पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कम से कम 1/4 टाइम, देखो जितने नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखो एक ट्रिक मैं दे दे रहा हूँ, ये आपको जान लेना है कि अगर आपको पॉलन ग्रेन बनाना है और सीड का पूछ रहा है कि 200 सीड बना रहा है, तो आप सीड जितने हैं उसका क्या कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, तो उतने टाइम पॉलन ग्रेन का नंबर ऑफ मियोसिस हो जाएगा। और सेम नंबर ऑफ क्या रखेंगे, सेम नंबर ऑफ जो है मियोसिस जो है एग सेल बनाने के लिए रखेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल शोज, जो क्रासी न्यूसिलेट होता है ओव्यूल, वो क्या शो करता है। देखो बहुत टाइप के ओव्यूल होते हैं, एक होता है टी न्यूसिलेट, ठीक है, टेनी न्यूसिलेट, और एक होता है क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल। टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टेनी न्यूसिलेट। टेनी न्यूसिलेट क्या होता है कि जब एम्ब्रियो इमैच्योर रहता है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या रहे, इमैच्योर, और न्यूसिलस भी इमैच्योर रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेनी न्यूसिलेट। जब एम्ब्रियो इमैच्योर रहता है और जो है आपका न्यूसिलस भी इमैच्योर रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेनी न्यूसिलेट, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा होता है क्रासी न्यूसिलेट। क्रासी न्यूसिलेट, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाए और न्यूसिलस भी मैच्योर हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्रासी न्यूसिलेट। तो ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन क्या है, क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल शो अब्सेंस ऑफ न्यूसिलस, ये तो होगा ही नहीं, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसिलस और वेल डेवलप्ड न्यूसिलस। ये आपका दूसरा जो है ये सेम सेम जो है थोड़ा सा इल डेवलप्ड न्यूसिलस लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्रासी न्यूसिलेट क्या शो करता है, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस। टेनी न्यूसिलेट क्या शो करता है, वो पार्शियली डेवलप या इमैच्योर न्यूसिलस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोसियम रिप्रेजेंट, सबको पता है गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करता है, द होल ऑफ कार्पेल, जितने नंबर ऑफ कार्पेल हैं सबको इकट्ठे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोसियम, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सेलुलर, न्यूसिलस, न्यूक्लियर, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंड नाइदर सेलुलर नॉर न्यूक्लियर। तो आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 तरह का होता है, पहला होता है सेलुलर, दूसरा होता है फ्री न्यूक्लियर और तीसरा होता है हेलोबियल। सेलुलर में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दें। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो ट्रिप्लॉयड एक पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो ट्रिप्लॉयड एक पीईसी होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसमें माइटोसिस होता है, तो जो 2 सेल बनते हैं उसके ऊपर जो है सेल वॉल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो कोकोनट का वाइट कर्नल होता है, यानी कि सफ़ेद वाली गड़ी जो होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो एंडोस्पर्म है। और कौन सा एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। दूसरे टाइप का एंडोस्पर्म होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसमें क्या होता है कि जो PEN होता है, ठीक है, जो PEN यानी कि जो न्यूक्लियस होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोसिस करता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस करता है, बट उसमें न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस करने के बाद ऊपर ऊपर जो है सेल वॉल नहीं बना पाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर सेल वॉल नहीं बनाता है, और फ्री वो न्यूक्लियस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी फ्री स्टेज में रहता है। तो वो जो कोकोनट का मिल्क है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो ये आपको ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट दैट रिप्रेजेंट सेलुलर एंड न्यूक्लियर। और हेलोबियल क्या होता है, हेलोबियल भी एक बार बता दे लगे हाथ, ये भी समझ लें कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है
वो होता क्या है कि उसमें एक बार सेल डिवीजन होता है, ठीक है, उसमें एक बार सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर फिर क्या होता है, उसके अंदर के न्यूक्लियस माइटोसिस करते हैं, उसके बाद बाहर बाहर सेल जो है साइटोकाइनेसिस नहीं करता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वही माइटोसिस करते हैं, बाहर बाहर बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस, यानी एक एक सेल में कितने कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, दो दो न्यूक्लियस। और एग्जाम्पल इरेम्यूरस, इरेम्यूरस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देख लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, कह रहा है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि आप मीजोकार्प नहीं खा सकते, जो गड़ी होती है जनरली जो है कोकोनट जो होता है जब ग्रीन कलर का होता है वही उसका फ्रूट होता है, तो उसका क्वायर जो है, क्वायर वही जो है एक्चुअल में क्या होता है उसका मीजोकार्प होता है, ग्रीन कलर का जो ऊपर दिख रहा है वही उसका एपीकार्प होता है। और एंडोकार्प जो होता है यानी उसके सीड का एंडोस्पर्म, उसमें हम जो एंडोस्पर्म है यानी कि उसका जो मिल्क है और उसका जो है वाइट कर्नल है वही खाते हैं, वो एंडोस्पर्म बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, ठीक है। चलो हर्कोगैमी इज फाउंड इन, हर्कोगैमी क्या होता है बेटा, इसको आपको जानना है। हर्कोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब एंथर और स्टिग्मा के बीच इतना स्पेस हो, सपोज दैट, नीचे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर हो और ये उसका क्या है, एंथर है, ठीक है, और ये उसका क्या है, स्टिग्मा। जब एंथर और स्टिग्मा के बीच एक इतना ज़्यादा स्पेस हो या ऐसा कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिजाइन हो उसका कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे, यानी कि कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लांट जो है बाईसेक्सुअल है लेकिन अपना ही पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे पहुंचा नहीं पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हर्कोगैमी। क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी, ठीक है। तो ये जो होता है हर्कोगैमी का एंटोनिम्स होता है डाइकोगैमी, हर्कोगैमी का एंटोनिम्स होता है डाइकोगैमी, ये डाइकोगैमी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर्कोगैमी में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन अपने ही एंथर से निकल के स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक, तो दोनों साथ साथ। डाइकोगैमी में क्या होता है, डाइकोगैमी में या तो पहले पॉलन एंथर मैच्योर होगा या फिर पहले जो है वो स्टिग्मा यानी कि कार्पेल मैच्योर होगा, ठीक है, तो उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, वो भी बाइसेक्सुअल। डाइकोगैमी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उसमें भी जो होता है उसमें भी सेम प्लांट्स का सेम जो है एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के अपने स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाता डाइकोगैमी में। और लेकिन उसका रीजन क्या है, प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी, वो डाइकोगैमी में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं लेकिन कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजिकल डिजाइन आ जाती है बीच में कि जिससे अपना ही पॉलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे पहुंचा नहीं पाते हैं, तो ये होता है हर्कोगैमी। और एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, मदार में, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में, ठीक है। बाकी मैरीगोल्ड, बाजरा, कॉटन, ये सब नॉर्मल टाइप ऑफ पॉलिनेशन शो करते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, देखो ये मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, ट्राइस्पोरिक जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो टेट्रास्पोरिक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक क्या होता है उसको समझा दे रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इससे एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस में कितने बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। इसमें से अगर 3 डी जनरेट हो जाए और एक ही फंक्शनल रहे तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। व्हेन द सिंगल मेगास्पोर डेवलप फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल आउट ऑफ 4 3 गेट डिजनरेट, द कंडीशन इज नोन एज मोनोस्पोरिक, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं, कॉमन टाइप भी बोलते हैं, कौन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को बोलते हैं कॉमन टाइप, ध्यान दीजिए। इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं क्योंकि पॉलीगोनम में पहली बार डिस्कवर किया गया था, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है मोनोस्पोरिक। देखो 3 डीजनरेट हो जाए एक फंक्शनल रहे तो मोनोस्पोरिक है। और ये कॉमन टाइप भी होता है, पॉलीगोनम टाइप भी होता है, और ये मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कॉमन होता है। ये नॉर्मल टाइप भी होता है, ठीक है। ऑयनोथेरा में भी यही होता है, कौन, मेगास्पोर मदर सेल में। चलो आते हैं नेक्स्ट, अभी आते हैं डाइस्पोरिक की बात करते हैं। डाइस्पोरिक का मतलब जिसको बाइस्पोरिक भी बोलते हैं, ठीक है। बाइस्पोरिक को भी एक बार समझा दे रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 बनते हो मेगास्पोर, इसमें से
दो डिजनरेट हो जाएं और दो जो है फंक्शनल है, तो उसको बोलते हैं बाइस्पोरिक। और ये इसमें होता है एलियम। एलियम सेपा का नाम जानते होंगे, प्याज, ठीक है। तो एलियम में क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल में दो डिजनरेट हो जाते हैं, दो ही फंक्शनल होते हैं, इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक, ठीक। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। तीसरे टाइप पे टेट्रास्पोरिक में क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल में चार, एक बार मियोसिस होता है, चार मेगास्पोर बनते हैं और चारों फंक्शनल रहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? प्लम्बैगो में, ठीक है। प्लम्बैगो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। प्लम्बैगो हैज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है पॉलीगोनम, एंडाइमियन, ओइनोथेरा और प्लम्बैगो। तो ऑप्शन टेट्रास्पोरिक क्या हो जाएगा? प्लम्बैगो। पॉलीगोनम में मैंने बताया था, पॉलीगोनम और ओइनोथेरा में क्या होता है? पॉलीगोनम और ओइनोथेरा में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पॉलीगोनम और इसमें ओइनोथेरा में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। एंडीमियन में बाइस्पोरिक होता है। एंडीमियन में आप नोट कर लीजिए, इसमें बाइस्पोरिक क्या होता है? इसमें बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि दो मैच्योर होते हैं, ठीक है। एक एक मेगास्पोर मदर से चार बनते हैं, दो मैच्योर हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या बताया? ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। जब मोस्ट कॉमन है तो आपके पास ऑप्शन मोनोस्पोरिक का नहीं है, आपके पास ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एंड 7 न्यूक्लिएटेड 6 सेल। देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, पहले आप जानते हैं कि पहले होता है मेगास्पोरोजिनेसिस, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कितना बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं और उसमें से एक फंक्शनल बचता है, 3 डी जनरेट हो जाते हैं। फिर उस शुरू होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन, 3 बार होता है, तो कितने बनते हैं? 8। तो 8 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है? 3 एक पोल में, 3 दूसरे पोल में और 2 सेंट्रल में रह जाता है और एक सेल बना लेता है। इस हिसाब से ये 3 सेल इधर बनता है, 3 सेल इधर बनता है और एक सेल इधर बनता है, बट न्यूक्लियस कितने रह जाते हैं? 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस इसमें और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के कितने? 8 न्यूक्लियस बट 7 यानी कि 7 जो है सेल स्ट्रक्चर बनता है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिस्ट, एक सेल और बीच में एक सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर किस में बनता है? पॉलीगोनम टाइप में बनता है। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी सब गड़बड़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप इन, शुरुआत में बताया जा चुका है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं या मोस्ट कॉमन, ठीक है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप इन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉलीगोनम। ये प्लम्बैजिला, प्लैंटेगो और प्लम्बैगो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। विच इज नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक? क्या बोला गया था? पॉलीगोनम टाइप, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप क्या होता है? नॉर्मल टाइप, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल से एक जो है मेगास्पोर डेवलप होता है, वो पॉलीगोनम टाइप होता है। तो ये आपका खत्म हो गया है, 15 सेट जो थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब आपको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि हमारा जो है नेक्स्ट जो है 15 का सेट क्या है। वो टीजीटी पीजीटी के लिए ही होगा, हालांकि इसको नीट वाले जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।